हेलो डियर, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन किया जाएगा। आपके इस टॉपिक का नाम है रिकॉन्स्ट्रक्शन। रिकॉन्स्ट्रक्शन आप नोट कीजिए। रिकॉन्स्ट्रक्शन, देखो, रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज आप लिख लो। ऑफ कंपनीज यानी कि कंपनियों का जो है रिकॉन्स्ट्रक्शन। अच्छा, जहां तक बात है कॉन्स्ट्रक्शन की, तो आपने बहुत अच्छे ढंग से जाना कि कॉन्स्ट्रक्शन कंपनी का क्या होता है। यू वेल नोन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कि कंपनी, जब एक नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है तो उसके प्रोसेस क्या होते हैं, बहुत डिटेल आपने स्टडी किया था कि एक पब्लिक कंपनी जो है, एक प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक कंपनी को एग्जिस्टेंस में आने के लिए आपको मालूम है कि प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और कमिसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि इसको कह सकते हैं स्टार्ट ऑफ बिजनेस। और फिर इसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन और कॉल और बिजनेस स्टार्ट के, यानी कि स्टार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस लेटर कहाँ से, आरओसी से आपको लेना होता है। यानी इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल गया आपको, किससे मिलेगा? आरओसी से। तो आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। प्रमोशन को बहुत अच्छे ढंग से आप जानते हो कि कंपनी कैसे प्रमोट होती है। मैं कंपनी लॉ के इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक कंपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, एक कंपनी, आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। एक एग्जिस्टिंग कंपनी, एक मान लो एक पब्लिक कंपनी क्या है, एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, और इस एग्जिस्टिंग कंपनी को ये सब फॉर्मेट में न जाके, बल्कि आप एक एग्जिस्टिंग कंपनी को रिकॉन्स्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण की ओर उसको ले जाते हैं। कैसे इसका रिकॉन्स्ट्रक्शन होगा, इस रिकॉन्स्ट्रक्शन की नीड क्या है और रिकॉन्स्ट्रक्शन की आवश्यकता क्या है भाई। व्हाट इज नीड ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन? तो व्हाट इज रिकॉन्स्ट्रक्शन? जो बनी बनाई पहले से क्या है, ये सब प्रोसेस को फॉलो कर चुकी जो कंपनी है, वो एग्जिस्टिंग कंपनी अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन क्या ऐसी आवश्यकता आ गई कि उसे फिर से उसमें सुधार लाना, यानी कि ये कह सकते हैं कि उसको रिकॉन्स्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण की अवस्था। और ये क्या है, ये जो फॉर्मेशन था, ये क्या था? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है क्या? निर्माण। आपने कंपनी का निर्माण किया, लेकिन आपको रिकॉन्स्ट्रक्शन की जरूरत क्यों आई, रिकॉन्स्ट्रक्शन की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि अब देखो, ये तो जाहिर सी बात है कि कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी का बिजनेस अगर सही ढंग से नहीं चल रहा है, किसी भी कंपनी का बिजनेस सही ढंग से नहीं चल रहा है, कंपनी ने हैवी लॉसेस को, बीच में हैवी लॉसेस को बियर किया है, यानी कि कंपनी के अंदर कोई हैवी लॉस हुआ है जिस लॉस से नहीं उबर सकती, या कंपनी के एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएटेड होते 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 वो बिल्कुल वैल्यूलेस हो चुके हैं, या फिर उनके एसेट की वैल्यू उनके लाइबिलिटीज से बहुत कम हो चुकी है, कंपनी के ऊपर एक्सटर्नल लाइबिलिटी ज्यादा है, कंपनी के एसेट्स की रियल वैल्यू कम हो चुकी है, कंपनी ने विगत वर्षों से, कई वर्षों से लगातार घाटे में चल रही है, तो एक एग्जिस्टिंग कंपनी जिसका एग्जिस्टेंस अवेलेबल है और वो लिक्विडेशन की ओर अब धीमे धीमे उसका स्टेप चल रहा है, कि देखो अब कई वर्षों से आपने प्रॉफिट नहीं कमाए, तो जाहिर सी बात है कि आपके शेयर होल्डर्स असंतुष्ट होंगे। आपके जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होल्डर हैं, जिन लोगों ने आपको लोन दिया, यानी कंपनी को लोन दिया हुआ है, उनका बिजनेस में हित सेफ है या नहीं है,
यानी कि इन सब चीजों को देखते हुए कंपनी क्या है, लिक्विडेशन की ओर उसके कदम बढ़ चुके हैं। तो इस लिक्विडेशन से बचाने के लिए, इस लिक्विडेशन से यानी कंपनी के समापन से बचाने के लिए, अच्छा कंपनी का अगर लिक्विडेशन होगा तो आपको मालूम है कि कंपनी ने कितनी मेहनत के बाद कंपनी का एक फॉर्मेशन हुआ था। इतने मेहनत के बाद कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, कंपनी अस्तित्व में आई। कम से कम यहाँ के जितने भी एम्प्लॉय हैं सबको टर्मिनेट किया जाएगा, सबको निकाला जाएगा। भाई जब कंपनी नहीं होगी तो कंपनी के एम्प्लॉय क्या करेंगे कंपनी के अंदर। तो कंपनी को के एम्प्लॉयों को निकालना एक सामाजिक एम्प्लॉयमेंट का कम होना है। इसके तमाम एम्प्लॉय अपने भूखे इनको रहना होगा क्योंकि जॉब टूट गया, इनका जॉब नहीं इनके पास, कंपनी बंद हो गई। तो ये तमाम ऐसे तमाम सामाजिक परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो कंपनी एक्ट 2013 ने या प्रीवियस कंपनी एक्ट 1956 और तमाम कंपनी एक्ट जो आज तक अमेंडमेंट होके आपका कंपनीज एक्ट 2013 एग्जिस्टेंस में आया, तो इसने प्रोविजन किए हुए हैं कि कंपनी के रिकॉन्स्ट्रक्शन, यानी कंपनी का रिकॉन्स्ट्रक्शन हो सकता है कंपनी के समझौते और व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग, कंप्रोमाइजन एंड अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। यानी कि जो अभी इसके पहले आप लोगों ने चैप्टर स्टडी किया एमलगमेशन, तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखा कि एक नई कंपनी का फॉर्मेशन किया गया या एक एग्जिस्टिंग कंपनी ने दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी में अपना मर्ज कर लिया, अपने आप को विलय कर लिया। तो ऐसे ही रिकॉन्स्ट्रक्शन भी कंपनी को लिक्विडेशन से बचाने का एक टेक्निक है। ये कह सकते हैं कि कंपनी के डायलिसिस है। क्या है, इट इज ए डायलिसिस ऑफ कंपनी। क्यों? क्योंकि कंपनी बीमार है, कंपनी बीमार ग्रस्त हो चुकी है, कंपनी के एसेट उसकी लाइबिलिटीज से बहुत कम हो चुके हैं, कंपनी के अंदर तमाम फिक्टिशियस एसेट्स जो अपने बैलेंस शीट के अंदर लिखे हुए हैं, उसके पास तमाम ऐसे ऐसे परेशानियां, ऐसे जिसको कहते हैं कि बीमारियां उत्पन्न हो गई कि कंपनी अब आगे चल नहीं सकती, कंपनी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती, कंपनी के शेयर होल्डर्स का विश्वास अब टूट रहा है, डिवेंचर होल्डर्स का विश्वास टूट रहा है कि कंपनी पेमेंट दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। और ऐसे कंडीशंस पे कंपनी अब मैंडेटरी डिसोल्यूशन की ओर जा सकती है। तो उसके पहले ही कंपनी के रिकॉन्स्ट्रक्शन की नीड होती है। ये रिकॉन्स्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं कि कंपनी को जो है, कंपनी को फिर से बनाना, कंपनी को फिर से बनाना नहीं, बल्कि कंपनी को लिक्विडेशन से बचाना है, यानी कंपनी के लिक्विडेशंस को बचाना। और ये तमाम जो एम्प्लॉय हैं इनका कंपनी के अंदर जॉब सुनिश्चित करना, यानी जॉब को भी इनको प्रोवाइड्स करना, और किसी भी तरह की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है उसको भी सेटिस्फाई करना कि आपके अपने शेयर होल्डर्स के प्रति क्या दायित्व है, आपके डिवेंचर्स होल्डर के प्रति क्या दायित्व है, और तमाम इन चीजों को, तमाम इन लाइबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए कंपनी रिकॉन्स्ट्रक्शन का सहारा लेती है, यानी अपने आप को पुनर्जीवित करती है, रीबर्थ करती है कंपनी। ध्यान दीजिएगा कि कंपनी का रीबर्थ होता है, इससे कंपनी का नया जीवन मिलता है और फिर कंपनी अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर लेती है। तो चलिए यहां पे हम लोग बात किया जाए रिकॉन्स्ट्रक्शन, व्हाट इज नीड ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन। तो जैसे इनकी वैल्यू वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या है, लेस देन लाइबिलिटीज हो चुके हैं। बिजनेस के अंदर फिक्टिशियस एसेट्स ज्यादा मेंशन हो चुका है। बिजनेस में गुडविल बैलेंस शीट के अंदर कंपनी ने दिखा दिया है, यानी कंपनी इनकर्स या इनकर्ड लॉसेस कंपनी ने क्या किया, लॉसेस इनकर्ड किया हुआ है। और अब ये इस कंडीशंस में पहुंचना चाहती है कि अब कंपनी का क्या हो जाएगा, लिक्विडेशन नियर हो गया, कंपनी का लिक्विडेशन बहुत नजदीक हो गया, ट्रिब्यूनल का कभी भी आदेश आ सकता है। तो ऐसे टाइम पर कंपनी क्या करती है, रिकॉन्स्ट्रक्शन का हेल्प लेती है।
यानी कि कंपनी के जब एसेट उनकी लायबिलिटी से बहुत कम हो जाए, या कंपनी के प्रॉफिट विगत कई वर्षों से प्रॉफिट ना हुए हो, या कंपनी के फिक्टिशियस एसेट्स कंपनी के अंदर ज्यादा हो चुके हो, या कंपनी ने कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें गुडविल और तमाम ऐसे इनटेंजेबल एसेट्स जिनकी वैल्यू है ही नहीं उसको भी दिखाए हुए है, तो ऐसे केसेस में कंपनी अब जरूरी है कि ये तमाम बीमारियों से बचने के लिए रिकॉन्स्ट्रक्शन इनके लिए आवश्यक है। चलो एक छोटा सा बैलेंस शीट हम आपको दिखाते हैं। ये मिस्टर एक्स है, यक्स कंपनी है। यक्स कंपनी है। कैसी कंपनी है भाई? यक्स कंपनी का ये बैलेंस शीट है। क्या है? कंपनी का ये बैलेंस शीट है और ये इनका नोट्स है। बैलेंस शीट ऑफ यक्स, और ये इनका पर्टिकुलर्स है, ये नोट्स है और ये अमाउंट है। कंपनी के बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें हैं? ये 2019-20 का है डियर। इक्विटी शेयर कैपिटल इनके पास 10 लाख का है। 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख का है। रिजर्व एंड सरप्लस में इन्होंने रिजर्व शो किया हुआ है 50,000 का। इन्होंने कैपिटल रिजर्व शो किया हुआ है 1,50,000 का। ठीक है, या आप केवल इसी रिजर्व की बात करो। 24% डिवेंचर्स हैं इनके पास 10 लाख के। अदर करेंट लाइबिलिटीज है 1,50,000 की। तो ये टोटल हो जाएगा 10, 5, 15, 2, 17, 10, 27 लाख का। ये इनका बैलेंस शो हो रहा है। एसेट्स में आते हैं। लैंड इनके पास 5 लाख का है। बिल्डिंग इनके पास 5 लाख का है। प्लांट इनके पास 2 लाख का है। मशीन इनके पास 5 लाख का है। इनके पास इनके पास गुडविल इन्होंने 5 लाख की दिखाई हुई है। इनके पास फिक्टिशियस एसेट्स इनके पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 2 लाख के हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 3 लाख का है। डेफर्ड एक्सपेंडिचर ये 2 लाख का ले लो, और ये 1 लाख का है। और ये टोटल डियर इनका बैलेंस शीट बनता है 27 लाख का। शायद दोनों साइड आप ध्यान से देखें इक्वल हो गया होगा जी। चलिए कोई बात नहीं, ये यक्स की कंपनी है और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यक्स ने जब
बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कंपनी ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया 2016-17 के दौरान, 2016-17 के दौरान, तो इन्होंने 50,000 रुपए का लॉस हुआ इनके कंपनी में। 2016-17 में जब कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो ध्यान से सुनिएगा कि कंपनी के इस यक्स का बिजनेस, ये बैलेंस शीट 2019-20 का है। कंपनी ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उस साल उसको घाटा हो गया 50,000 का। फिर कंपनी ने सोचा अब अगले साल और मेहनत किया जाएगा, घाटा मुनाफा जीवन के हिस्से हैं, ये तो होते रहेंगे डियर। लेकिन कंपनी ने बहुत मेहनत किया, फिर भी कंपनी के कंडीशंस 2017-18 में कंपनी ने 1 लाख का लॉस फिर कंपनी को हो गया जी। 2017-18 के दौरान कंपनी को फिर लॉस हो गया, और 2018-19 में कंपनी को फिर से कंपनी को 50,000 का लॉस हो गया। और ये बैलेंस शीट आप 2018-19 का कर लें। नाउडेज स्टूडेंट्स, कंपनी लगातार 3 साल घाटे पे आ गई, और कंपनी के जो बिजनेस की वैल्यू थी, बिजनेस के एसेट की वैल्यू थी, आप ध्यान से देखो कि एसेट के अकॉर्डिंग इन लोगों ने क्या किया। अभी इनको तमाम ऐसी बातें मैं इसमें बताने वाला हूं। कंपनी ने, आप देखो यहां लिख लो कि 24% डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू या आउटस्टैंडिंग ऑफ 2 ईयर्स, यानी 2 साल का डिवेंचर का इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग है, दिया नहीं गया है। साथ ही साथ जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स है, प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो उनको देंगे कहां से, यानी कि डिविडेंड्स ऑन प्रेफरेंस शेयर आउटस्टैंडिंग ऑफ 3 ईयर्स, लगातार 3 वर्षों के डिविडेंड्स के जो प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड्स थे, ये भी आउटस्टैंडिंग है। आप खुद सोच लो कंपनी की स्थिति क्या है। कंपनी ने अपने बिजनेस स्टार्ट किए, कंपनी ने क्या हुआ, कंपनी ने अपने बिजनेस स्टार्ट किए, लगातार 3 साल घाटे पे कंपनी चली गई, और ये इसका बैलेंस शीट 2018-19 का। कंपनी अब क्या है, कंपनी परेशान हो गई यार, कंपनी के प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं, अब क्या होगा, कंपनी तो बंद होनी होगी, अब तो कंपनी बंद होगी, इसके एम्प्लॉइज बेरोजगार हो जाएंगे, तमाम ऐसे लोग जो हैं, ऑफिसर्स हैं कंपनी के जो भी लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। फिर कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, ये आपके सामने है। कंपनी इसमें 2 चीजें कर सकती है, यानी रिकॉन्स्ट्रक्शन, समझिएगा रिकॉन्स्ट्रक्शन। कंपनी अब रिकॉन्स्ट्रक्शन का हेल्प लेना चाहती है, लेकिन कंपनी 2 रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए जा सकती है। एक इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, और सेकंड एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन, यानी कंपनी एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन की ओर भी जा सकती है और कंपनी इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन की ओर भी जा सकती है। तो अब आपके सामने प्रश्न है कि कंपनी इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन की ओर जाए या कंपनी एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन की ओर जाए। कंपनी आपसे ये पूछना चाहती है कि हम जाएं तो जाएं कहां। नाउ डियर, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, आपके सामने कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट रखे और बोला ये मैं अब आगे बिजनेस नहीं चला सकता, अब ये कंपनी चल नहीं सकती, लेकिन आप होशियार हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, आपने कहा ठीक है इस कंपनी को हम चलाएंगे, हम बताते हैं कि आप कंपनी कैसे चलाओ। आप कंपनी कैसे चलाओ ये आप बताते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, आप अपने ऑफिस में कंपनी को बुलाते हो कि शाम को मेरे ऑफिस में अपना बैलेंस शीट लेके आ जाओ। कंपनी अपना बैलेंस शीट लेके ऑफिस में आपके शाम को पहुंचती है और ये बैलेंस शीट आपके सामने रख देती है। आप बोलते हो यार
देखो तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं, आप कंपनी को एडवाइस करते हो कि आपके सामने दो विकल्प हैं। पहला विकल्प, या तो तुम इस कंपनी को बंद कर दो, कंपनी को बंद कर दो। ये कौन सी कंपनी है? ये यक्स कंपनी है। तुम एक काम कर लो, एक वाई कंपनी बना लो। क्या बना लो? एक वाई कंपनी बना लो, और वाई कंपनी इनके बिजनेस को टेक ओवर कर लेगी। क्या कर लेगी? एक नई कंपनी तुम बना दो, तुम इसके एम्प्लॉइज वगैरह को सबको शिफ्ट कर लेना। तुम घबरा क्यों रहे हो? इस कंपनी के जो भी एम्प्लॉइज हैं सबको शिफ्ट कर लेना, और तुम इस कंपनी का लिक्विडेशन कर दो। क्या कर दो? इस कंपनी का लिक्विडेशन कर दो, और एक नई कंपनी फॉर्म कर लो, एक नई कंपनी बना लो। यानी कि जितने भी फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन फॉर्मेशन के जितने भी स्टेप हमने बताया आपको, वो फॉलो कर लो तुम। यानी एक नई कंपनी बना लो, और ये नई कंपनी के इस पुरानी कंपनी के बिजनेस को नई कंपनी एक्वायर कर लेगी। यानी कि ये तुम्हारी इंप्लॉइज भी नहीं नुकसान में जाएंगे, तुम्हारे सारे के सारे बिजनेस फिर से क्या होगा? फिर से बिल्ड हो जाएगा, एक नई कंपनी बन जाएगी, एक नई अच्छी कंपनी बन जाएगी, और तुम अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर लेना। पुरानी कंपनी की जो भी लेनदारियां हैं सब समाप्त हो जाएंगी, ये कंपनी लिक्विडेशन की ओर चली जाएगी, परेशान मत हो। लेकिन फिर कंपनी सोचती है बहुत मेहनत से ये चीजें बनी हैं, फिर से फॉर्मेशन की ओर जाएंगे, तमाम स्टेप पास करना होगा, फिर भी उसमें कम से कम 6 महीने का समय तो लग ही जाएगा आरओसी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पाने में, और साथ ही साथ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस लेटर एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तमाम ऐसी चीजें हैं कि जिसको फॉलो करने के लिए कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं नई कंपनी के एग्जिस्टेंस के लिए, उस सारी प्रोविजंस फॉलो करना होगा। तो फिर कंपनी विचार करती है कि क्या कोई नए तरीके नहीं है। देखिए, ये अमलगमेशन, जो इस पुरानी कंपनी को खत्म करना यानी लिक्विडेशन करना और एक नई कंपनी बनाना, इट इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन माय डियर स्टूडेंट्स। ये क्या है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है। इट मीन कि amalgamation in the nature of purchase। क्या? amalgamation nature of purchase, या ये amalgamation है। क्या है? इस कंपनी ने क्या किया? एक नई कंपनी फॉर्म कर ली और इस कंपनी के बिजनेस को बंद कर दिया। यानी जब नई कंपनी का बिजनेस स्टार्ट हो गया, पुरानी कंपनी का बिजनेस बंद हो गया। ये क्या है? ये अमलगमेशन है, और आपने अमलगमेशन की स्टडी बहुत अच्छे ढंग से पिछले क्लास में की, तो उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको बताने नहीं, वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप जानते हो। नई कंपनी इनको पीसी पेमेंट कर देगी, ये अपने पीसी को अपने शेयर होल्डर्स को जो बचेगा वो दे देंगे, काम खत्म हो जाएगा, ये कंपनी खत्म हो गई, नई कंपनी बन गई। तो ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन आप जानते हैं, ये अमलगमेशन है, और अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज, काम खत्म हो गया। अब देखो, अब आप पूछते हो, कंपनी पूछती है चार्टर्ड अकाउंटेंट से या आपसे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, आपसे पूछती है कि भाई कोई और टेक्निक्स बता दो, कंपनी को हम बंद नहीं करना चाहते, इसी कंपनी को चलाना चाहते हैं, इसी नाम से चलाना चाहते हैं, विगत वर्षों में हमने बहुत मेहनत की। तो फिर क्या है? इसी कंपनी को चलाने के लिए जद्दोजहद, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहते हो बिल्कुल चलेगी ये कंपनी, बट कुछ निगोशिएट करना होगा। मेरे सामने बैलेंस शीट रखो, बैलेंस शीट को देखो, बैलेंस शीट को ध्यान से देखो, और हम इस कंपनी को चलाएंगे। इट मीन कि हम इसका रीफॉर्मेशन करेंगे, यानी रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, और वो रिकंस्ट्रक्शन होगा, हम कंपनी के अंदर की चीजों को, कंपनी में जो गलतियां हैं, जो फॉल्स हैं, उनको सुधारेंगे, और फिर इसको एक जीवित अवस्था में ले आएंगे, इसकी बीमारियां दूर करेंगे। इट मीन कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कंपनी के अंदर की चीजों को, कंपनी के अंदर जो चीजें हैं, जो गलतियां हैं, उनको सुधारा जाएगा, जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेंटेन किया जाएगा, जो एक्सटर्नल हैं उनसे निगोशिएट किया जाएगा, उनको कम दाम में तय किया जाएगा। कुछ लोगों को उनका दावा बोलेंगे, आप लेफ्ट कर दो, अपना दावा छोड़ दो, जैसे तमाम ऐसी चीजें हैं। कंपनी हैवी लॉसेस की ओर जा रही थी, कंपनी घाटे में है, तो कुछ तो निगोशिएट करना होगा लोगों को।
तो अंदर खाने में कंपनी के इंटरनल चीजों को, जब इंटरनल चीजों को सुधार किया जाएगा कंपनी, यानी ये कहा जा सकता है कंपनी की डायलिसिस की जाएगी, कंपनी के जो भी एसेट लायबिलिटीज हैं उनके मेजर वैल्यू, जो उसका एग्जैक्ट वैल्यू है उस पर लाया जाएगा, लायबिलिटीज होल्डर्स के साथ नेगोशिएट किया जाएगा। तो ऐसी चीजों को इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं। अच्छा, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन तो आप समझ गए होंगे, कंपनी बंद नहीं होगी बल्कि यही कंपनी चलेगी। हाँ, इनके बैलेंस शीट में या इनकी देनदारियों में जो बाकी है उनके साथ नेगोशिएट किया जाएगा। चलिए, नेगोशिएशन की बात क्या है, सबसे पहले बता दूं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हम लोग साथ ही साथ किया जाएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी साथ ही साथ किया जाएगा। तो आप देखेंगे डियर, सबसे पहले कंपनी के जो भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, आप कंपनी को बुलाते हो, कहते हो बैलेंस शीट सामने रखो, बैलेंस शीट आपने खोल दिया। सबसे पहले उन लोगों ने कहा कि एक बात बताओ, जब तुमने 3 साल तक लगातार घाटा कमाए हैं तो ये रिजर्व्स कहां से दिखाया है? क्या चीज? तुमने लगातार 3 साल घाटा कमाया है, तो इस घाटे में यानी लॉस जब हुआ है कंपनी का, तो रिजर्व्स कहां से बन सकता है? इट मीन कि सबसे पहला काम, तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर जितने भी रिजर्व्स आपने बनाए हो, सारे के सारे रिजर्व्स को ऑफ करो, सारे के सारे रिजर्व्स को हटाओ, सारे के सारे रिजर्व्स को बंद करो। इट मीन कि अब यहां से हमारा अकाउंटिंग भी स्टार्ट होता है, और ये चीजें आप नोट कर लो। और ये चीज याद रखना, कंपनी के 24% डिवेंचर्स का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, ये भी याद रखना। और ये भी याद रखना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपने डिविडेंड्स 3 साल के नहीं दी, ये भी आउटस्टैंडिंग है। चलिए, मैंने ये मिटा दिया। अब आपने क्या किया? अब आपने सबसे पहला काम किया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी लिखेंगे, साथ में लिखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड जर्नल एंट्रीज। क्या जर्नल एंट्रीज करनी है आपको, ये बात किया जाएगा। सबसे पहले तो कंपनी उन जितने भी रिजर्व्स कंपनी के पास हैं, भाई आपने कहां से रिजर्व्स बना लिए जब आपको प्रॉफिट ही नहीं हुआ, न तो कैपिटल प्रॉफिट हुआ, न तो क्या हुआ, रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहला काम कीजिए कि आप आपके जितने भी रिजर्व्स हैं उनको हटा दो। हटा दो का मतलब कि जब भी लाइबिलिटी साइड आपका कम होता है तो वो डेबिट होता है। इट मीन कि सबसे पहला आप हमारे साथ नोट करेंगे, ऑल रिजर्व्स राइट ऑफ बाय कैपिटल रिडक्शन। जितने भी रिजर्व्स होंगे कंपनी के, सबसे पहला काम आप करेंगे कि उनको राइट ऑफ करेंगे, उनको खत्म करेंगे, तो ये डेबिट हो जाएंगे। यानी ऑल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू, ये डेबिट होंगे क्योंकि लाइबिलिटी साइड वाला जब भी कम होगा तो डेबिट होता है, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या टू रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट। बहुत सिंपल है, बीइंग डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रिजर्व्स, बीइंग डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रिजर्व्स, आप लिख सकते हैं बीइंग डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रिजर्व्स। जितने के जितने रिजर्व्स थे, अब बताओ आपके बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स कितने के थे? 50,000 के रिजर्व्स थे, आपने इनको कम कर लिया, खत्म कर लिया। दैट इज क्लियर। ध्यान दीजिएगा, आपकी कंपनी के अंदर पहले लाइबिलिटी साइड को देखा जाए, फिर क्या किया, सेकेंड टॉपिक आप नोट कीजिएगा कि जितने भी आपके बैलेंस शीट के अंदर ऐसे एसेट्स हैं जो फिक्टिशियस हैं, उनको आप राइट ऑफ करेंगे, हटाएंगे। यानी कि सेकेंड लिखेंगे आप, सेकेंड ऑल द फिक्टिशियस एसेट्स डिक्रीज।
जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं उनकी वैल्यू को डिक्रीज किया जाएगा। जितने भी फिक्टिशियस एसेट हैं, चलिए फिक्टिशियस एसेट्स कहाँ हैं, ये देखिए फिक्टिशियस एसेट्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एसपीएल, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, यानी कि 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख, हम इनको घटाएंगे। जी, अब इनको घटाना है यानी इनको डिक्रीज करना है। और आपको मालूम है कि जब भी कोई एसेट घटती है तो क्रेडिट होती है। इट मीन कि टू फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट क्रेडिट होगा, तो यहां कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट होगा। क्या क्या है भाई आपसे, आपके पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, एसपीएल का डेबिट बैलेंस है और डेफर्ड एक्सपेंडिचर है। दोनों मिला के आपके 5 लाख रुपए से कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो गया। बीइंग डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्टिशियस एसेट, बीइंग डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, आप यहां पे लिख लो बीइंग डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि आपने बैलेंस शीट के अंदर उनको फालतू में लिखा हुआ था। ओके, दैट इज क्लियर। यानी पहला दो काम कि जितने भी रिजर्व्स होंगे उनको हटाओ, क्योंकि आपके पास रिजर्व्स कहां से आ गए जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ। दूसरी चीज की जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं उनको राइट ऑफ करो, उनको हटाओ बैलेंस शीट के अंदर। हटा दिया आपने, देखो यहां से हट गए। थर्ड चीज क्या किया जाएगा, थर्ड चीज आप लिखते चलो, मेरे पास जगह कम होगी, मैं मिटाऊंगा अभी इसे। तो फिर क्या किया आपने, आपने काम किया कि फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ किया, मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ले गए। और आपने सेकंड काम किया कि जितने भी आपके पास रिजर्व्स थे, जो भी रिजर्व्स आपने बनाए हैं वो रिजर्व सबको पहले राइट ऑफ किया जाएगा। ये क्वेश्चन कहे या न कहे बिना सोचे आपको उनको खत्म करना है। नेक्स्ट, फिर क्या है आपके अंदर भाई बैलेंस शीट के अंदर, गुडविल। गुडविल कहां से आ गई भाई, गुडविल कहां से आ गई बोलो ना, गुडविल कहां से आ गई। आपने कोई प्रॉफिट कमाया आज तक, नहीं कमाया, फिर ये गुडविल कहां से आ गई। गुडविल का वैल्यूएशन कहां से किया जाता है, प्रॉफिट से किया जाता है। और पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे ढंग से आपको मैंने समझाया हुआ है। तो जब गुडविल आपकी आती, प्रॉफिट हुआ नहीं, तो गुडविल कहां से आ गया, इसको भी हटाओ तुम। यानी लिखेंगे थर्ड एंट्री, गुडविल डिक्रीज। गुडविल को भी क्या किया जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा। यानी गुडविल, गुडविल यानी एसेट है, एसेट जब घटेगा तो क्रेडिट होगा। यानी कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितने की गुडविल थी, 5 लाख की गुडविल थी। इनकी वैल्यू क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। और being decrease the value of goodwill या being decrease the value of गुडविल, यानी गुडविल को भी आपने समाप्त कर लिया। और ध्यान देना, अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है और रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो निश्चित ही अगर कुछ नहीं कहा है सवाल के अंदर तो आप गुडविल की वैल्यू को डिडक्ट कर लेंगे, बिल्कुल फिनिश कर लेंगे, कुछ सोचना ही नहीं है। और उसके लिए कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर लेंगे या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को। जी कर लिया। अब देखो तुम्हारी जो एसेट है ना, एसेट, एसेट के लिए तुम्हारी कुछ एसेट्स हैं कि जिनकी वैल्यू घट चुकी है या कम हो चुकी है। तुम अपने एसेट्स को उनके रियल वैल्यू पर ले जाओ। यानी अब मैं इसे मिटाऊंगा, क्या करूंगा भाई, अब मैं इसे मिटाऊंगा। चलो ठीक है, मुझे मिटाने हैं, मेरे पास जगह नहीं है। तो फिर क्या है,
जितने एसेट की वैल्यू घटेगा घटेगा तो फिर जाहिर सी बात हो एसेट्स क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो, मालूम है तुम्हारी ये जो बिल्डिंग है ना, ये 4 लाख रुपए की है डीएफ, तुमने कितना दिखाया? 5 लाख दिखाया। इट मीन कि जो जिस एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, यानी कि वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या कर रहे हो आप? डिक्रीज कर रहे हो। तो देखो वर्ड, देखो बोलता है कि योर एसेट्स, योर बिल्डिंग नाउ इज वैल्यूएट एट 4 लाख, या डिक्रीज बाय 1 लाख, डिक्रीज बाय 1 लाख, या डिक्रीज टू 4 लाख। टू वर्ड, डिक्रीज बाय 1 लाख और डिक्रीज टू 4 लाख, देर आर टू वर्ड्स। ध्यान देना, जब भी आप रिकॉन्स्ट्रक्शन सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, तो दो वर्ड को बहुत अच्छे ढंग से ध्यान देना कि एसेट की वैल्यू 1 लाख रुपए से कम की गई या एसेट्स की वैल्यू 1 लाख तक कम की गई। दे आर टू वर्ड्स, टू वर्ड्स। एसेट की वैल्यू 1 लाख से कम की गई बाय 1 लाख, इट मीन कि 4 लाख पर वैल्यूएट हुआ। और डिक्रीज टू 1 लाख, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लाख तक वैल्यू मापी गई। ये वर्ड बहुत ध्यान से देना, देखना कि अगर आपके एसेट की वैल्यू 1 लाख से कम हुई तो 4 लाख हुआ, 1 लाख तक कम हुई तो 1 लाख हुआ ना। वर्ड समझना, आपके एग्जामिनेशन में वर्ड के हेर फेर में आपको फंसा देता है कि आपके किसी एसेट की वैल्यू, बिल्डिंग डिक्रीज बाय 1 लाख, डिक्रीज बाय 1 लाख इट मीन 4 लाख, डिक्रीज टू 1 लाख 1 लाख तक घटा के किया गया, तो 1 लाख तक घटाया गया, यानी कि डिफरेंस 4 लाख का आपका कम हुआ। तो दो वर्ड है यहां, क्या बोला कि डिक्रीज बाय 1 लाख। अगर डिक्रीज बाय 1 लाख कहता है तो डिक्रीज बाय 1 लाख, शो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि डिक्रीज बाय 1 लाख या डिक्रीज टू 1 लाख। तो बाई 1 लाख का मतलब क्या है? कितना घटा? 1 लाख घटा। तो एसेट की वैल्यू अगर घटे, वर्ड समझना, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज बाई 1 लाख, इट मीन कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट कितने से घटा भाई? 1 लाख से। वैल्यू बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज बाई 1 लाख। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलो अब बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई? इतनी हो गई। अच्छा, प्लांट, प्लांट डेप्रिसिएटेड बाय 50%। अगर क्वेश्चन बोले कि प्लांट की वैल्यू 50% घटा दो, यानी प्लांट डेप्रिसिएटेड बाय 50%, यानी प्लांट पर 50% का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 50% का मतलब प्लांट अब कितने का हो गया? 1 लाख का। घटा कितना? 1 लाख। यानी कि फिर वही चीज कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, यानी कितने से घटा? 1 लाख का। ठीक है। अच्छा, अगर कहता है मशीन, मशीन को 1 लाख रुपए से घटाया, यानी कि 1 लाख घट गया, तो ये मशीन अब कितने का हो गया? 4 लाख का। तो कितना घटाया? 1 लाख। तो जस्ट अपोजिट यही कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 1 लाख रुपए तक,
1 लाख रुपए से घटाया और नरेशन वही लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जिन एसेट्स की वैल्यू कम होगी उसके लिए कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा और वो पर्टिकुलर एसेट्स क्रेडिट हो जाएगा। और डिफरेंस अमाउंट यानी जो घटा है वो अमाउंट हम यहाँ कैपिटल रिडक्शन के अकॉर्डिंग लिख देंगे। और फिर देखो, एक आपके सामने एक नया अमाउंट तैयार होता चला जाए। ये सब खत्म हो गए, ये सब खत्म हो गए। ठीक है, अच्छा, ये कहता है क्वेश्चन कि आपके लैंड की वैल्यू ट्वाइस हो चुकी है, यानी दूनी हो चुकी है या अधिक हो चुकी है। तो लिखेंगे व्हेन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई, आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, यानी डेबिट होगा। यानी कि लैंड अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन या टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना कितना भाई, दूना हो चुका, 10 लाख का अब ये हो गया, अब ये 10 लाख का हो चुका। तो अब ये कितना, लैंड कितने का हो गया, 10 लाख का, खत्म हो गया। यानी सबका आपने कर लिया, एसेट का आपने रिकंस्ट्रक्शन कर लिया, यानी इसका एडजस्टमेंट कर लिया। साफ क्या एडजस्टमेंट था कि अगर किसी एसेट की वैल्यू कम होती है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट उतने अमाउंट से डेबिट होता है, और किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट उतने अमाउंट से क्रेडिट होता है। दैट इज क्लियर। एसेट के सभी साइड को आपने क्या कर लिया, मेंटेन कर लिया। चलो ठीक है, अब यहां पे आते हैं आपके एसेट। ठीक है, अब देखो ना, अब यहां के बाद हम इस साइड को कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहां से बहुत ही मेहनत से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब क्या होता है, आपने यहां पे जाते हो, सबसे पहला काम कि सबसे पहले 24% डिवेंचर्स को कहते हो, 24% डिवेंचर्स को, 24% डिवेंचर्स, ये 24% वाले डिवेंचर्स हैं, ध्यान दीजिएगा। 10 लाख रुपए के अमाउंट्स के हैं। आपने 24% के डिवेंचर्स होल्डर को बुलाया और कहा भैया देखो, आप अपना दावा क्या करो, कुछ दावा यार अपना कम कर लो। कंपनी डूब रही थी, कंपनी डूबने वाली थी, यदि कंपनी डूब जाती, लिक्विडेशन की ओर चली जाती तो शायद तुमको बहुत कम मिलता। लेकिन तुम एक काम कर लो, अपना दावा कम से कम तुम अपना दावा 5 लाख रुपए तक लेफ्ट कर दो, छोड़ दो। डिवेंचर्स होल्डर्स मान जाते हैं, इस तय कर लेते हैं, निगोशिएट कर लेते हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आप बोलते हैं उनसे, तो ये अपना दावा कितने से कम किया। यहां वर्ड सोचना, यहां वर्ड ध्यान देना कि डिवेंचर होल्डर वेव द राइट अप टू 5 लाख। कितने का छोड़ दिया, अप टू 5 लाख, टू 5 लाख बाई 5 लाख, कई वर्ड निकल के आते हैं। उन्होंने अपना दावा 3 लाख से कम कर दिया, यानी कि डिवेंचर होल्डर्स लेफ्ट द राइट बाई 3 लाख। ये वर्ड सोचना कि डिवेंचर होल्डर ने अपना दावा 3 लाख तक छोड़ दिया। इट मीन कि इस 10 लाख में से कितना छोड़ दिया, 3 लाख, तो बचा कितना, 7 लाख। आप उन्होंने 3 लाख का अपना दावा छोड़ दिया और बचा कितना उनका,
3 लाख, 7 लाख। लेकिन इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या होगा, यही होगा। तो इंटरेस्ट का अगर परसेंटेज यही है तो बहुत सिंपल है कि लिखेंगे क्या हो रहा है, आपका लाइबिलिटीज घट रहा है, तो लाइबिलिटीज जब घटता है तो डेबिट होगा, यानी ये कितना हो गया, 7 लाख। तो क्या एंट्री होगी भाई, डेबिट होगा। लिखेंगे 24% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, यानी ये कैपिटल रिडक्शन कितने से हो गया, ध्यान दो, जितने अमाउंट से होगा उतने से। साथ ही साथ इन पे इंटरेस्ट भी बाकी था, इनका इंटरेस्ट भी 2 वर्षों का बाकी था, इन्होंने इंटरेस्ट को भी छोड़ दिया, यानी डिवेंचर होल्डर लेफ्ट द इंटरेस्ट, उन्होंने इंटरेस्ट को भी क्या किया, छोड़ दिया, ले जाओ मत दो। तो क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट जितना भी था 3 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे और लिखेंगे क्या, वो क्या था आपका, लाइबिलिटीज था इंटरेस्ट देना, तो इंटरेस्ट देना लाइबिलिटीज था, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब जितना भी इंटरेस्ट था वो आपने, मैंने अभी बहुत पहले लिखा था, तो आप उसको एंट्रीज नोट कर लीजिए, जब इसकी परमानेंट अकाउंटिंग होगी तो मैं समझाऊंगा। जो भी इंटरेस्ट है, इनका 2 साल का इंटरेस्ट बाकी था, तो 10 लाख रुपए का 2 साल का, 10 लाख रुपए का 2 साल का 24% निकाल लो, 10 लाख का 2 साल का कितना हो गया, 20 लाख हो गया, और 24%, यानी 48,000 का इनका इंटरेस्ट था। जिन लोगों ने क्या किया, 48,000 के इंटरेस्ट के दावे को बिल्कुल कहा ले जाओ भाई, कंपनी मत देना, तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो गया इतने अमाउंट से। समझ में आया। इसकी एक बात और हो सकती है कि आपने कहा देखो आपको दावा तो घटाना ही होगा, लेकिन ये जो 24% का इंटरेस्ट है ना, वो 24% अब नहीं मिलेगा आपको। अब क्या मिलेगा, अब इंटरेस्ट आपको 8% मिलेगा। यानी कंपनी ने क्या किया, इस डिवेंचर को कैंसिल कर लिया। क्या किया, इस डिवेंचर को कैंसिल कर लिया। इट मीन कि व्हेन डिवेंचर इंटरेस्ट रेट कन्वर्ट, अगर डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट कन्वर्ट होगा, इट मीन कि नए डिवेंचर्स 8% वाले इशू किए गए। इट मीन न्यू डिवेंचर्स इशू, इसका लिए क्या हुआ, इनको नया डिवेंचर इशू किया गया, कितने का, 8% डिवेंचर, कितने के, 7 लाख के, ये दे दिया आपने उनको, नया डिवेंचर दे दिया। तो पुराना डिवेंचर यानी कि 24% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर, तो ये कितने के थे, 10 लाख के थे, और 8% डिवेंचर कितने के हैं, 7 लाख के, और टू बाकी का क्या होगा, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 3 लाख से। अब सोचो इन दोनों एंट्रीज में, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। एक में था कि आपने उसके डिवेंचर को कैंसिल नहीं किया था, इस एंट्री में क्या था, डिवेंचर को कैंसिल नहीं किया था, क्यों, क्योंकि आपने नया डिवेंचर इशू नहीं किया था। लेकिन यहां पे क्या है, आप 24% डिवेंचर्स की जगह पर अब उसे केवल 8% के डिवेंचर्स दे रहे हैं, तो नया डिवेंचर इशू किया। तो ये ध्यान देना दोनों में कि अगर नए क्लास के डिवेंचर्स उनको इशू किए जाते हैं तो ये एंट्री होगी, और अगर वही डिवेंचर्स उसकी 24% वाले ही हैं, यानी जो पहले से थे बैलेंस शीट में, तो जो बैलेंस शीट में पहले से थे उसके लिए तो केवल ये एंट्री होगी, केवल इसका कैपिटल रिडक्शन 3 लाख का होगा, या जो अमाउंट कम हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, अब इनका दावा 3 लाख से कम हो गया, चलो ठीक है। अब क्या होता है, आप सीधे पहुंचते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर से बोलते हो, या रुक जाओ मैं इसको मिटा दूं, 1 मिनट।
छोड़िए, अब क्या करते हो उसके बाद आप अदर लाइबिलिटीज यानी अदर करंट लाइबिलिटी से कहते हो तुम अपना दावा 50,000 से छोड़ दो, यानी तुम कहां पे आ जाओ 1 लाख पर। और ये लोग भी मान जाते हैं क्योंकि ये अदर करंट लाइबिलिटीज हैं, सिक्योर्ड भी नहीं है। और ये सिक्योर्ड भी नहीं है यानी कंपनी इनसे बोलती है, सॉरी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप इनसे बोलते हो कि यदि कंपनी बंद हो जाएगी तो सबसे ज्यादा घाटा आपका होगा क्योंकि आप अनसिक्योर्ड हैं और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बचेगा तो मिलेगा। इट मीन कि तुम लोग 1 लाख पे मान जाओ। वो कहते हैं ठीक है, आई वेव माई 50,000, हम 50,000 रुपए के दावे को लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो फिर क्या होगा, ये देखो 50,000 कैंसिल हो गया तो फायदा होगा, इट मीन कि ये डेबिट होंगे। तो यहां लिख सकते हैं आप अदर करंट लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट कितने से 50,000 से टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 50,000 से। अब ये यानी कि जब भी लाइबिलिटीज घटेगी तो डेबिट होगा, इट मीन कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, इनका भी आपने क्या किया, वैल्यू घटा दिया यानी वो कम पे आ गए। चलो ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। ये अब 8% के डिवेंचर्स बन चुके और ये आ गए इस पे। चलो अब देखो, आप अब इसके जस्ट बाद सब अब किसे टच करोगे, पहले एक्सटर्नल को टच किया और यहां तक मामला बन गया। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बुलाते हैं इनके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और कहते हैं देखो जितने भी एक्सटर्नल थे वो लोग तो मान गए, उन्होंने अपना कुछ दावा यानी कि कुछ अपने अधिकार को लेफ्ट किया कंपनी के लिए, कंपनी को जीवन देने के लिए। आप भी कुछ अपना दावा कम कर लो। इट मीन कि तुम एक काम कर लो, पहली बात कि तुम आ जाओ 3 लाख पर। कितने पे आ जाओ, 3 लाख पर। तो उन्होंने दावा कितना घटाया अपना, 2 लाख। ध्यान दीजिएगा, decrease the value of preference shares, या ये कह सकते हैं कि preference holders waive the 2 लाख ऑफ राइट। उन्होंने अपने अधिकार को 2 लाख तक छोड़ दिया, 2 लाख तक छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ, 2 लाख तक कम हुआ। देखो वर्ड समझना कि डिक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाई 2 लाख, एक वर्ड बाई 2 लाख यानी 2 लाख कम किया या 2 लाख तक कम किया, अप टू 2 लाख या टू 2 लाख, तो वर्ड बदल जाएगा भी हम बताते हैं। तो कितना घटाया, 2 लाख घटाया, तो घटाएंगे तो लिखेंगे 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यानी 2 लाख से। वर्ड समझना कि इन्होंने 2 लाख से अपना दावा कम किया। यह भी हो सकता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वैव द राइट टू 2 लाख, उनके अधिकार को 2 लाख तक कम किया गया। 2 लाख तक कम करने का मतलब कि 3 लाख कम किया। तो ये डिफरेंस क्या लिखेंगे, 3 लाख लिखेंगे। वर्ड समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंड ये कितने परसेंट वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 15% वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं 5 लाख के ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं 5 लाख के। ये 5 लाख के 15% वाले प्रेफरेंस शेयर्स थे और अपना केवल इन्होंने दावा छोड़ा है 2 लाख का। तो हम यही बैलेंस शीट में दिखाएंगे और यही एंट्री कर देंगे। लेकिन कंपनी, आप बुलाते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, आप बुलाते हो कि देखो तुम अब आ जाओ 10% पर, यानी अब तुम
एक नया प्रेफरेंस शेयर्स ले जाओ, ये सर्टिफिकेट ले जाओ, कितने का? 10% का प्रेफरेंस शेयर्स अब मिलेगा आपको 3 लाख का। यानी कि पहले वाला क्या होगा, ये वाला अब कैंसिल होगा और ये वाला अब आपको दिया जाएगा। इट मीन कि 15% वाला क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो कैंसिल की पहले एंट्री करेंगे हम, यानी इफ प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट इनटू अदर class of preference shares and also leave या left the right, दोनों कर रहे हैं, अपने राइट को भी कम कर रहे हैं और परसेंटेज को भी कम कर रहे हैं, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। तब क्या होगा, कैंसिल होगा, लिखेंगे 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कितने का इशू किया आपने, ध्यान दीजिएगा। अब आपने इनको 10% का प्रेफरेंस शेयर्स दे दिया, तो 10% प्रेफरेंस शेयर्स कितने का दिया, 3 लाख का। अमाउंट यही रहने देते हैं और यहां अब आ जाएगा 10% प्रेफरेंस शेयर्स 3 लाख का, और जो फायदा हुआ वो चला जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 2 लाख के। ये आप मत भूलिएगा, अगर केवल दावा कम करते हैं तो ये एंट्री होगी, और अगर प्रेफरेंस शेयर का क्लास चेंज होता है तो ये एंट्री होगी। दैट इज क्लियर। और केवल अगर परसेंट चेंज होगा तो केवल ये एंट्री होगी, ये नहीं होगी। दैट इज क्लियर, ओके। अब आप ये 3 लाख का प्रेफरेंस शेयर लेके चले जाएं। अब क्या होता भाई, अब क्या होता आगे चल के, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने अपने डिविडेंड्स को छोड़ दिया, जो उनका 2 साल का डिविडेंड्स बाकी था वो भी कहा ले जाओ भाई, हम नहीं लेंगे आपसे। आज से ये कंपनी नई बन रही है, यानी इसका रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, इनका डिविडेंड्स कितना था, तो लिखेंगे 15, सॉरी, डिविडेंड्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट, डिविडेंड्स आउटस्टैंडिंग था, डिविडेंड्स ऑन प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इनका जो भी डिविडेंड्स था वो इन लोगों ने छोड़ दिया। अब डिविडेंड्स आप निकाल लेना 15% से और 5 लाख पर, और फिर यहाँ पे लिख लेना, खत्म हो गया। अच्छा, इनका ये देखो टोटल ठीक है। अभी भी कंपनी को बनाने में 8 लाख रुपए की और नीड है। आप इक्विटी से होल्डर से बोलते हो आप अपना दावा कम कीजिए, और आपका दावा अब कंपनी के अंदर 10 लाख नहीं बल्कि 1 लाख किया जाएगा। क्या किया जाएगा, अब आपका दावा कंपनी के अंदर 1 लाख माना जाएगा। दुनिया मान गई डियर, आप कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, अब आपको तो मानना होगा। बिल्कुल ये मान जाते हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर्स ने अपना दावा बाई 9 लाख, ध्यान दीजिएगा, बाई 9 लाख अपना दावा उन्होंने कितने तक वेव किया, 9 लाख तक उन्होंने अपना दावा छोड़ दिया। तो क्या एंट्री होगी, मैं इसको मिटाऊंगा फिर एंट्री आपको करवाता हूं। डी आप बताएं, इक्विटी से होल्डर्स ने अपना दावा कितना छोड़ दिया, 9 लाख का घटा दिया। इट मीन व्हेन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर डिक्रीजेस, व्हेन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर डिक्रीजेस, या व्हेन
इक्विटी शेयर लेफ्ट द राइट, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने अपने राइट को छोड़ दिया आपके लिए, कितने से? 9 लाख से। तो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट 9 लाख टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अब आप देखो, अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो कि इन लोगों ने अपना दावा, इन लोगों ने क्या किया? अपना दावा कहां तक छोड़ दिया? इन लोगों ने अपना दावा जो है घटा के जो भी वैल्यू में किया, यहां 1 लाख तक आ गए। ऐसा भी हो सकता था कि इक्विटी शेयर होल्डर वेव द राइट बाई 1 लाख, अप टू 1 लाख, बाई 1 लाख, ये 2 वर्ड निकल के आते हैं, तो ये ध्यान देना आप। चलो, इन्होंने बहुत ज्यादा छोड़ दिया, 1 लाख तक ही ले आया, हम इसको 5 लाख ले लेते हैं। इन्होंने 5 लाख अपना दावा छोड़ दिया, तो 5 लाख छोड़ दिया, तो इनका 5 लाख बाकी है, ये ध्यान देना। तो अब इनका इंटरेस्ट कितना बना? 5 लाख। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि ये लाइबिलिटीज साइड आपका आ गया 16 लाख और एसेट साइड आपका आ गया 19 लाख। 2 चीजें हो गई। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, सोचिए क्या चल रहा होगा आपके दिमाग में? ये चल रहा होगा कि सर अब तो लाइबिलिटीज कम हो गई, एसेट्स ज्यादा हो गया। तो अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं कहा है, कुछ भी नहीं कहा, साइलेंट है क्वेश्चन, तो ये डिफरेंस आप यहां पे कैपिटल रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स कितने का? 3 लाख का मेंशन कर लेंगे। अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा है तो ये 19 लाख, क्योंकि एसेट्स का अधिक होना क्या बनाता है? कैपिटल रिजर्व्स बनाता है। ठीक है। हाँ, अगर ये नहीं कुछ कहा है और ये कितना आया है? 16 लाख ही है, तो आपसे सवाल यदि कुछ बोलता है, कितना सवाल कुछ भी बोलता है आपसे कि मशीन एंड बिल्डिंग की कीमत प्रोपोर्शनेट घटा दो, क्या करते हो? क्या बोल रहा है समझना कि अब 3 लाख रुपए को मैनेज करने की बात आ गई, तो या तो आप यहां कैपिटल रिजर्व्स दिखा दो 3 लाख और फिर बैलेंस शीट 19 लाख का आपका मेंटेन हो गया, या तो ये अगर नहीं दिखाता है और क्वेश्चन में बोल देता है कि फॉर बैलेंस अमाउंट, फॉर बैलेंस अमाउंट, तो बैलेंस क्या आ गया? कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस क्या आ गया? फाइनली जब आप कैपिटल रिडक्शन को टोटल कीजिएगा तो आप पाइएगा कि ये जो 19 लाख और ये जो 16 लाख में 3 लाख का डिफरेंस आया है, ये कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होने की वजह से आया है। तो ये कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होने की वजह से आया, तो 2 चीजें कर सकते हैं आप, इस 3 लाख के बैलेंस को यहाँ पे कैपिटल रिजर्व्स में दिखा दीजिए या प्रोपोर्शनेट एसेट की वैल्यू घटा दीजिए। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि फॉर बैलेंस डिक्रीज द वैल्यू ऑफ क्या क्या है? बिल्डिंग एंड मशीन प्रोपोर्शनेट, बिल्डिंग एंड मशीन प्रोपोर्शन, बिल्डिंग एंड मशीन को प्रोपोर्शन में घटा दो, तो दोनों का प्रोपोर्शन क्या है? 4 का है, इट मीन कि 1 का है, और आपका 3 लाख रुपए का क्या है? बैलेंस है। तो बिल्डिंग से 1,50,000 घटा दूं और प्लांट से 1,50,000 घटा दूं, यानी कि ये अब मैं लिख दूं 2,50,000, इसको भी लिख दूं 2,50,000, तो पाएंगे आप कि 10, 5, 15, 1, 16 लाख, और ये तो ऑलरेडी कितना है? 5, 3, 8, 8, 16 लाख, और ये बैलेंस शीट पुराना हिसाब किताब आपका बंद हो गया।
अब आप कंपनी के अंदर झांक के देखिए बैलेंस शीट के अंदर बहुत अच्छे ढंग से, तो आप पाएंगे कि इनके एसेट्स अपनी रियल वैल्यू पर चले गए, इनकी लाइबिलिटीज भी कम हो गई, जो इन्होंने फालतू के फिक्टिशियस एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर दिखाए थे ये भी खत्म हो गए, कोई ऐसी एसेट जिसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं थी उनको भी खत्म कर लिया, और साथ ही साथ जो इनके फालतू के रिजर्व्स थे उनको भी खत्म कर लिया जो थे नहीं, बनावटी थे। इनकी लाइबिलिटीज के दावे को कम किया गया, एसेट की वैल्यू रियल पे लाई गई, यानी ये इनका रिकॉन्स्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में और अच्छे प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स के साथ। ये इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के साथ था। तो फिर मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।